तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इकाई सेकंड के अंदर जो हमारा सिलेबस है, इसके अंदर हम जो पहला इकाई के अंदर दिया गया है वो है पानीपत के थर्ड युद्ध के कारण और परिणाम। महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस के अधीन मराठा अंग्रेजी सत्ता के साथ मराठों का संग्रह, मराठों की असफलता के कारण। पहला प्रश्न है वो है पानीपत के थर्ड युद्ध के कारण व परिणाम। पानीपत का जो युद्ध था वो 18वीं जो शताब्दी थी, कौन सी 18वीं जो शताब्दी थी, उस 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जितने भी युद्ध लड़े गए थे उन सब युद्धों के अंदर जो विनाशकारी युद्ध, यानी कह सकते हैं भी एक युगांतकारी घटना जिसको हम कह सकते हैं, वो युद्ध था प्रिय विद्यार्थियों पानीपत का तृतीय युद्ध। अब हम चर्चा करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था या होने वाला था, उस समय दक्षिणी जो भारत था, उस दक्षिणी भारत के अंदर एक वंश कह सकते हैं जो वंश था मराठा वंश। और उस समय जो मराठा वंश का जो बालाजी विश्वनाथ था, उस समय हम कह सकते हैं भी लगभग पूरे भारत पर आधिपत्य था, किसका, मराठों का। तथा जो मराठों का आधिपत्य था या जो मराठों की विजय पताका थी वो लगभग पूरे भारत पर फैली हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब सन 1707 के अंदर, कब, जन 1707 के अंदर मुगल बादशाह था औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। जब 1707 के अंदर मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब के बाद में जितने भी या औरंगजेब से पहले जितने भी शासक हुए थे या औरंगजेब तक जो मुगल काल था वो बहुत ही स्वर्णिम कह सकते हैं, बढ़िया काल था। इन लोगों का आधिपत्य लगभग पूरे भारत के ऊपर रहा था। लेकिन जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब के जो उत्तरवर्ती शासक थे वो कह सकते हैं निठल्ले शासक थे या कमजोर शासक थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो उस समय दक्षिणी भारत के अंदर, क्या, दक्षिणी भारत के अंदर एक वंश था जो क्या था, मराठा वंश। और इस मराठा वंश का संस्थापक कौन था? शिवाजी। उस मराठा वंश का संस्थापक कौन था? शिवाजी महाराज। तो जब प्रिय विद्यार्थियों पानीपत का युद्ध होता है, यानी सन 1761 की बात है, पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है, उस समय जो मराठा थे और जो मराठों के अंदर जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन था? पेशवा। और उस समय यानी जो शिवाजी के तक तो राजा या सम्राट, लेकिन उसके बाद में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में संभाजी और उसके बाद में जितने भी उत्तरवर्ती शिवाजी के जो वंश थे, उसके बाद में उनका स्थान किसने ले लिया था? पेशवाओं ने। और उस समय जब पानीपत का युद्ध हो रहा था, तो ये जो मराठा क्षेत्र था उसका पेशवा था बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब ये बालाजी बाजीराव था और इसका जो दादा था यानी बालाजी विश्वनाथ, उसके समय लगभग ये जो क्षेत्र था ना भारत का, ये पूरा का पूरा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। और मराठों की जो विजय पताका थी वो पूरे भारत पर फैली हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है दिल्ली का। और उस समय कहने को तो दिल्ली का जो राजवंश था वो किसके हाथों में था? मुगलों के हाथों में था। लेकिन ये मुगल इधर दक्षिणी भारत के अंदर जो मराठा थे उसके हाथ की कठपुतलियां थी। और जो उत्तरी, ये कह सकते हैं भी उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र था, वहां का एक शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके अधीन था। तो जो शाह यानी जो दिल्ली थी, उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। और इधर इसी जो दिल्ली है इसके ऊपर जो ये पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है, और इधर एक छोटा सा क्षेत्र है अवध। और उस समय अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। ये वही सुजाउद्दौला है प्रिय विद्यार्थियों जिसने बक्सर का युद्ध लड़ा था, किसके साथ में? लॉर्ड मुनरो के साथ में। और उसी यानी जो ये अवध का क्षेत्र है उसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एक जगह है रुहेलखंड। और उस ये रुहेलखंड का क्षेत्र था, ये अफगानों का क्षेत्र था। किसका? अफगानों का क्षेत्र था। और ये अफगान कहां से आए हुए थे? अफगानिस्तान से इनकी एक टुकड़ी आई हुई थी। और इस रुहेलखंड के अंदर जो नवाब था या सुल्तान था वो कौन था? नजीब खां। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर ये क्या आ गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ऊपर का साइड पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान। इस समय अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भी ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? कौन? ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे के जो प्रश्न पढ़े थे उसके अंदर हमने एक ईरान का शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। किसका? जो ईरान का शासक था उसका नाम था नादिर शाह। और इसी
नादिर शाह ने भारत के ऊपर 1739 के अंदर क्या किया था, आक्रमण किया था। कब? 1739 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था। उसी आक्रमण के समय ये जो अहमद शाह अब्दाली था, ये नादिर शाह का क्या बनकर आया था, सेनापति बनकर आया था। क्या? कौन? अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति बनकर आया था। और ये जो इतने भी जितने अफगानिस्तान के आसपास जो ईरान का क्षेत्र है, इनके जितने भी शासक हुए थे, ये भारत के ये जो पश्चिमी क्षेत्र कह सकते हैं, जिसके ऊपर पश्चिमी और उत्तरी जो क्षेत्र है, पंजाब है, मुल्तान है, लाहौर है, इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा करते थे, आक्रमण करते थे तथा वहां से लूटपाट मचा करके भारत से वापिस चले जाते थे। लेकिन उस समय जो 1739 का समय था, उस समय एक सेनापति था नादिर शाह के साथ में, कौन? अहमद शाह अब्दाली। और 1739 के समय जब नादिर शाह का दिल्ली के ऊपर आक्रमण होता है, तो यहां से लगभग 100 करोड़ रुपए लूटपाट के रूप में लेकर गया था। कौन? नादिर शाह। जब 1747 के अंदर इसी नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, तब ये जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कहाँ का? ये अफगानिस्तान का। और हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो 1747 के बाद में ईरान का जो शासक, या कह सकते हैं जो नादिर शाह था, उसका जो सेनापति था वो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इसका वर्चस्व अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो अहमद शाह अब्दाली था, जैसे ही सम्राट बनता है, ये पंजाब, मुल्तान, इन क्षेत्रों पर अपना क्या है, कब्जा जमा लेता है। और कब्जा जमाने के बाद में इसके मन में भी ये, क्यों? क्योंकि ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, योग्य सम्राट था, और ये भी ये चाहता था भी जब नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था और नादिर शाह के समय जितने भारत के अंदर जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर अब क्यों ना मैं भी कब्जा करूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये हम कह सकते हैं हमारे लिए तो, भारत वालों के लिए तो क्या था, एक लुटेरा था। लेकिन यहाँ जो अफगानिस्तान को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने ईरान के क्षेत्र से एक जो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। कहाँ? अफगानिस्तान में। जिस तरह भारत के अंदर महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहा जाता है, उसी तरह ये जो नादिर शाह है, इसको अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर इसी अहमद शाह अब्दाली को किस नाम से जाना जाता है? शाह बाबा के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या था अहमद शाह अब्दाली? एक मसीहा था। वहाँ का लोगों द्वारा इसको एक देवता की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अफगानिस्तान को स्वतंत्र कराने वाला व्यक्ति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अहमद शाह अब्दाली था, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ये भी नादिर शाह की तरह पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। और इधर भारत के जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र था, वहां एक वंश पहले से ही आसीन था, वो थे मराठा। और इन मराठों का जो वर्चस्व था, लगभग यहाँ ये जो शाह आलम द्वितीय था, ये कहने का तो मुगल बादशाह था, लेकिन किसके अधीन रहकर कार्य करता था? मराठों के अधीन। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, यानी जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उसमें एक साइड से तो कौन जाएंगे? मराठा, और दूसरी साइड से कौन आएगा? ये जो अफगान शासक है अहमद शाह अब्दाली। और ये सेनापति किसका था? नादिर शाह का। और किसको लेकर के जो पानीपत, यानी जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, वो दिल्ली के क्षेत्र को लेकर। क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, उसके ऊपर मराठा भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। और दूसरे कौन थे? अफगानिस्तान का जो नेता था अहमद शाह अब्दाली, वो भी उसके ऊपर अपना आधिपत्य करना चाहता था। जो अवध का क्षेत्र था, और उस समय अवध के अंदर जो सिजाउद्दौला का शासन था, ये एक शिया मुसलमान था। क्या था? शिया मुसलमान। और जो ये अहमद शाह अब्दाली था, ये एक सुन्नी मुसलमान था। कौन? शिया, यानी जो सिजाउद्दौला एक शिया मुसलमान था। ये जो अहमद शाह अब्दाली, ये क्या था? एक सुन्नी मुसलमान था। ये कह सकते हैं भी कट्टर मुसलमान था। 14 जनवरी सन 1761 को, कब है? 14 जनवरी। और 14 जनवरी के दिन भारत के अंदर क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति। जब ये दिल्ली का क्षेत्र था, इधर जो मराठों का वर्चस्व था, उनके मध्य तथा जो अहमद शाह अब्दाली थे, उनके मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। किसके मैदान में? पानीपत के मैदान में। और इस पानीपत के मैदान में इससे पहले 2 युद्ध और हो चुके थे। पहला हुआ था सन 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसके अंदर मुगलों को विजय प्राप्त हुई थी। उसके बाद में
जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1556 के अंदर, और उस समय मुगल बादशाह अकबर था तथा दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला वो था हेमू विक्रमादित्य कह सकते हैं, या हेमू कल्याणी, जिन्होंने हेमू कल्याणी की पराजय होती है तथा पानीपत के युद्ध में किसकी विजय होती है, मुगलों की द्वितीय युद्ध के अंदर। ये जो अहमद शाह अब्दाली था और मराठा थे, उनके अंदर जो यानी जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उस पानीपत के युद्ध के अंतर्गत किन किन लोगों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो पहला अफगानों की तरफ से तो कौन था, अफगानों की तरफ से लड़ने वाला एक तो था अहमद शाह अब्दाली, दूसरा अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला कहां का नवाब था, अवध का। फिर जो तीसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण लड़ने वाला था वो था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ये कौन था, मुगल बादशाह। और एक जो चौथा महत्वपूर्ण शक्ति लड़ने वाली थी वो थे रुहेलखंड के शासक, रुहेलखंड के शासक। और रुहेलखंड का शासक कौन था उस समय, नजीब खां। रुहेलखंड का शासक कौन था, नजीब खां। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, जब हम थोड़ी सी पीछे की चर्चा करते हैं तो सन 1760 के अंदर, कब, सन 1760 के अंदर अहमद शाह अब्दाली भारत के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। थोड़ी सी हम पीछे की चर्चा करते हैं तो अहमद शाह अब्दाली था ना, उसने कुल जो भारत के ऊपर आक्रमण किए थे वो कितने थे, 8 आक्रमण थे। भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए, 8 आक्रमण। इन्हीं 8 आक्रमणों के अंदर जो पहला आक्रमण था, प्रथम आक्रमण इन्होंने सन 1757 में किया था, जब भारत के अंदर प्लासी का युद्ध चल रहा था। और उसके बाद में इसका जो 5वां आक्रमण था भारत के ऊपर वो था पानीपत का, 5वां आक्रमण पानीपत का। अब जब 1760 के अंदर यानी जो दिल्ली के क्षेत्र को लेकर इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी तनबन हो गई थी। क्यों, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र इधर तो कौन चाहता था, अहमद शाह अब्दाली, और इधर से किसका वर्चस्व था, पूरे भारत के ऊपर मराठों का वर्चस्व था। तो अब देखो 1760 के अंदर एक मराठा नेता था जिसका नाम था दत्ताजी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया। इन दोनों के मध्य यानी कह सकते हैं एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के अंदर कौन मारा जाता है, दत्ताजी सिंधिया मारा जाता है। और ये अहमद शाह अब्दाली का भारत के ऊपर कौन सा आक्रमण था, 5वां। मराठा थे, इन मराठों ने अपने चारों ओर यानी आक्रमण कर करके या हमले कर करके अपने चारों ओर से शत्रु पैदा कर लिए थे। इधर जो कर्नाटक का राज्य था, ये जो मराठों के क्या थे, शत्रु थे। और दूसरा इधर जो दक्षिणी भारत था, क्या, दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत के अंदर हैदर अली यानी कह सकते हैं भी इनका शत्रु कौन था, दक्षिणी भारत के अंदर हैदर अली। उसके बाद में ये जो तीसरा जो इनका महत्वपूर्ण शत्रु था वो था हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। और चौथे जो महत्वपूर्ण मराठों के जो शत्रु थे वो कौन थे, अंग्रेज। क्योंकि उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का भी क्या हो गया था, वर्चस्व हो गया था, अंग्रेज भी भारत के अंदर आ गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जो इतने क्षेत्र जो दक्षिणी भारत था, अंग्रेज थे, या हैदराबाद का निजाम था, या कर्नाटक के अंदर क्या है, मराठों के चारों ओर क्या हो गए थे, शत्रु हो गए थे। भरतपुर का जाट राजा सूरजमल था, उस सूरजमल के साथ में भी इसकी नहीं बनने लगी थी। क्यों, क्योंकि सूरजमल से इसने 30 लाख रुपए यानी कह सकते हैं ऐंठे थे या ग्रहण किए थे। इस कारण ये जो सूरजमल था ये भी इनके साथ में क्या था, मिला हुआ नहीं था। और इधर से उनको ये मराठों को एक ये लग रहा था भी जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, वो सुजाउद्दौला युद्ध के यानी जो पानीपत का अहमद शाह अब्दाली के साथ में युद्ध होगा, इस युद्ध के अंदर किसका साथ देगा, मराठों का। क्यों, क्योंकि इधर सूरजमल और ये जो सुजाउद्दौला था, इनके बीच जब संधि होती है तो मराठों ने किसको अपने पक्ष में किया था, सुजाउद्दौला। क्यों, क्योंकि सुजाउद्दौला के पास में लगभग 5000 घुड़सवार सैनिक थे। इनका लालच देखकर सुजाउद्दौला को युद्ध में अपनी ओर करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ये जो, और दूसरी बात ये एक शिया मुसलमान था सुजाउद्दौला, और जो अहमद शाह अब्दाली था वो क्या था, एक सुन्नी मुसलमान था। तब मराठों के मन में ये था भी ये जो अहमद शाह अब्दाली की ओर तो नहीं होगा। लेकिन जब पानीपत का युद्ध होता है तो ये सुजाउद्दौला किसका साथ देता है, अहमद शाह अब्दाली का।
वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। और ये जो विश्वासराव था ये किसका पुत्र था? बालाजी बाजीराव का वयस्क पुत्र था। बालाजी बाजीराव जो उस समय मराठों का सरदार था या पेशवा था, उसका अल्पवयस्क पुत्र विश्वासराव, प्लस में दूसरा जो पेशवा यानी कह सकते हैं भी दूसरा सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और भाऊ का अर्थ होता है बड़ा भाई। ये इतने थे मराठों के पास में। दत्ताजी सिंधिया तो 1760 में युद्ध के अंदर मारे गए थे। फिर दूसरा नेतृत्व मल्हार राव होलकर तथा रघुनाथ राव ने किया। ये भी क्या है, युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं। अब जो तीसरा वास्तविक नेतृत्व किया गया था वो था विश्वासराव। विश्वासराव जो बाजीराव उस समय पेशवा थे उसके अल्पवयस्क पुत्र थे, तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण नेतृत्व किया वो था सदाशिवराव भाऊ। और इन सब के साथ में एक जो तोपची था वो कौन था? इब्राहिम गारदी। यानी जो तोपची था वो कौन था? इब्राहिम गारदी। और इधर अफगानों के पास में ये इतनी शक्तियां थी और इनके पास में इतनी शक्तियां। अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं प्लस सदाशिवराव भाऊ के मध्य पानीपत का 14 जनवरी सन 1761 को सुबह 9 बजे युद्ध प्रारंभ होता है। तथा इस युद्ध के अंदर जो प्रथम के जो 5 घंटे थे, कितने? प्रथम के जो 5 घंटे थे, उन 5 घंटों के अंदर अहमद शाह अब्दाली की सेना पर पूर्ण रूप से सदाशिव जो भाऊ या उनकी जो मराठा सेना थी वो पूर्ण रूप से हावी रहती है। किसके ऊपर? अहमद शाह अब्दाली की सेना के ऊपर, अहमद शाह अब्दाली की सेना के ऊपर। तथा इधर से जो इब्राहिम गारदी जो तोपची था, इस इब्राहिम गारदी की जो तोप थी उन तोपों ने भी अपना जो आग का गोला था वो उगलने लग गई थी। इस कारण एक समय ऐसा आ गया था भी ये युद्ध लगभग जीतने ही वाले थे। कौन? मराठा। ये युद्ध लगभग मराठा जीतने ही वाले थे। इसी समय अहमद शाह अब्दाली के एक सेनापति द्वारा तीर मारा जाता है। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली द्वारा एक तीर मारा जाता है। और ये तीर जाकर के किसके लगता है? विश्वासराव के जाकर तीर लगता है। और इस तीर लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। किसकी? विश्वासराव की मृत्यु हो जाती है। और ये जो विश्वासराव था ये सबसे ज्यादा प्रिय था किसको? सदाशिवराव भाऊ को। जब जैसे ही सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव को तीर लगे हुए देखता है तो ये हाथी से उतर करके और किस पर सवार हो जाता है? घोड़े पर सवार हो जाता है। और घोड़े से सवार होकर किसके पास में चला जाता है? विश्वासराव के पास में चला जाता है। जब ये विश्वासराव के पास में जाता है तब ये जो मराठा सेना थी वो अपना जो मुख्य सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, इनको जब ये हाथी पर ना देखती है, हाथी के ऊपर जब ये दिखाई नहीं देता है, तब जो मराठा सेना यानी जो सेना थी उनके मन में ये हो गया था भी सदाशिवराव भाऊ है, ये भी किसके अंदर? युद्ध के अंदर मारा गया है। लेकिन हम कह सकते हैं भी ये भी सदाशिवराव भाऊ की एक भूल थी, जिस कारण ये विश्वासराव के यानी कह सकते हैं भी एक प्रेम के कारण हाथी से उतरकर कहां चले गए थे? विश्वासराव के कारण। इसी का फायदा उठाते हुए अहमद शाह अब्दाली ने जो अपने 10,000 सैनिकों की एक जो टुकड़ी थी उस टुकड़ी को क्या रख रखा था? रिजर्व रख रखा था, कह सकते हैं भी तरोताजा रख रखा था। और इधर 5 घंटे का जब युद्ध हो चुका था तो ये जो मराठा थे और उधर जो अहमद शाह अब्दाली की सेना थी ये बुरी तरह यानी जो 14 जनवरी का जो समय होता है, सर्दी का मौसम था और उस मौसम के अंदर कह सकते हैं भी बिल्कुल ये कायल हो चुके थे, निढल्ले हो चुके थे, थक चुके थे। तभी अहमद शाह अब्दाली ने अपने जो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी एक रिजर्व रखी थी, उन टुकड़ियों को हमला करने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि ये जो सैनिक थे ये क्या थे? तरोताजा थे। इस कारण प्रिय विद्यार्थियों हम कह सकते हैं भी इस युद्ध के अंदर ऐसे बहुत से वीर योद्धा थे दोनों साइड में जो मारे गए थे। उसके अंदर जिस तरह मराठों के पास से दत्ताजी सिंधिया मारा गया, ये विश्वासराव मारा गया, यानी जो सदाशिवराव भाऊ ये भी मारा गया, और इब्राहिम गारदी, और इनको क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। और एक जो मल्हार राव होलकर था, मल्हार राव होलकर, इन्होंने पूर्ण रूप से युद्ध के अंदर क्या है?
भाग ही नहीं लिया, और जब मराठों के ऊपर हावी हो गए थे कौन, अहमद शाह अब्दाली की सेना, तब ये उस युद्ध को छोड़कर और अपने यानी कह सकते हैं भी अपने स्वतंत्र राज्य की ओर भाग गया था। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों 14 जनवरी सन 1761 के अंदर यानी कह सकते हैं भी पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और इस तृतीय युद्ध के अंदर पराजय किसको मिलती है, मराठों की पराजय होती है, तथा अहमद शाह अब्दाली क्या रहता है, विजयी रहता है। पानीपत के युद्ध के कारण पहला कारण है वो है भारत में राजनीतिक शून्यता। अब देखो उस समय भारत के अंदर राजनीतिक शून्यता कैसी थी, क्यों, क्योंकि जब औरंगजेब की जब तक मृत्यु नहीं हुई थी, किसकी, औरंगजेब की जब तक मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक जो भारत का केंद्रीय शासन था, किसका, केंद्रीय जो शासन था वो किसके अधीन था, मुगलों के, किसके अधीन था, मुगलों के। और बहुत लंबे समय तक जो दिल्ली का जो क्षेत्र था या जो केंद्रीय प्रशासन था उसके ऊपर किसका वर्चस्व रहा था, मुगलों का वर्चस्व रहा था। तथा जब तक मुगलों का दिल्ली के ऊपर वर्चस्व रहा था तब तक यानी जो आसपास के जितने भी आक्रमणकारी थे उन आक्रमणकारियों के अंदर इतना साहस नहीं था भी वो किसके ऊपर आक्रमण कर ले, दिल्ली के क्षेत्र पर आक्रमण कर ले, किसके ऊपर, दिल्ली के क्षेत्र के आक्रमण। और जो आसपास के जितने भी सम्राट थे वो किसके अधीन हुआ करते थे, मुगलों के सम्राटों के अधीन या मुगलों के जो राजा थे उसके अधीन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही सन 1707 के अंदर औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब के जो उत्तरवर्ती जो सम्राट थे वो सम्राट कह सकते हैं भी निठल्ले थे या कमजोर सम्राट थे या उनके अंदर जो दुर्बलता थी, इस कारण जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के ऊपर जिस भी सत्ता या जिस भी शक्ति का अभाव था या जिस भी शक्ति का वो क्षेत्र था वो शक्ति उस क्षेत्र में अपने किसकी स्थापना करने लगे थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लगे थे। तथा इस जो शक्तिशाली मुगलों के औरंगजेब से पहले जो शक्तिशाली शासक थे उस समय जो दिल्ली का क्षेत्र था हम कह सकते हैं जो केंद्रीय सत्ता क्या थी, मजबूत थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये जो केंद्रीय सत्ता ये कमजोर हो गई। कमजोरी का फायदा अन्य क्षेत्र के जो शासक थे उन्होंने उठाया। इसी कारण हम कह सकते हैं भी उस समय जो पानीपत के युद्ध का जो पहला कारण या अहमद शाह अब्दाली ने इसका लाभ उठाया। क्यों, क्योंकि भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र था उस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ऐसे कमजोर शासक आ गए थे जो अपने आसपास की सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थियों कारण है वो है मराठों का उत्तरी भारत के अंदर विस्तार। अब देखो ये जो मराठा थे वो थे तो यहां दक्षिणी भारत के अंदर, लेकिन इन्हीं मराठों का जो बालाजी विश्वनाथ था, कौन, बालाजी जो विश्वनाथ था ये एक बहुत ही कह सकते हैं भी योग्य पेशवा था। और इसके शासनकाल के अंदर ये जो कह सकते हैं भी जितना भी संपूर्ण भारत का क्षेत्र था उस भारत के ऊपर इन्होंने अपना परचम लहरा दिया था। किसने, बालाजी विश्वनाथ ने परचम लहराया। तथा परचम लहराने के साथ में जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने जो यहाँ अफगानिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र थे, जिस तरह ये था बुंदेलखंड था, और यानी जो क्षेत्र मुगल सम्राटों के अधीन थे जिस तरह बुंदेलखंड, मालवा, इन सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करके और धीरे धीरे ये जो बालाजी विश्वनाथ था इन्होंने अपनी ख्याति को कहां पहुंचाया, वर्चस्व यानी जो वर्चस्व था उसको यानी जो अपना विजय पताका थी उसको वह सर्वोच्चता की ओर लेकर गए। तथा उसी के साथ में उन्होंने किसके ऊपर, उड़ीसा के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। किसके ऊपर, उड़ीसा के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। तथा धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। तथा इसके साथ साथ इधर का जो क्षेत्र था राजस्थान के अंदर जो एक भरतपुर का जो क्षेत्र था, और यहाँ भरतपुर का जो एक सम्राट था जिसका नाम था जाट राजा सूरजमल, इस सूरजमल को भी इस बालाजी विश्वनाथ ने मजबूर कर दिया था। कितने रुपए देने के लिए, 30 लाख रुपए देने के लिए मजबूर कर दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों जो मराठों का उत्तरी भारत के अंदर जो विस्तार करना जो प्रारंभ हुआ वो भी मराठों के लिए एक जो पानीपत के युद्ध में जो पराजय मिली थी उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण लेकर आया था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। अब देखो ये अब्दाली ने भारतीय राजनीति के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया, क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली था ये भी एक महत्वाकांक्षी राजा था या शासक था, महत्वाकांक्षी या योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति था किसके समय,
नादिर शाह के समय। नादिर शाह के समय ये एक योग्य सेनापति था तथा नादिर शाह का उत्तराधिकारी होने के नाते ये भी, जिस समय नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और जितने भी क्षेत्र नादिर शाह के उस समय अधीन हुआ करते थे, उन अधीन क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहता था कौन? अब्दाली। यानी जो क्षेत्र नादिर शाह के समय नादिर शाह के अधीन थे और उन्हीं क्षेत्रों को अब्दाली क्या करना चाहता था? हड़पना चाहता था। तथा ये नादिर शाह के समय जो जितने भी जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर जिस तरह पंजाब, मुल्तान, ये जितने क्षेत्र थे, लाहौर, ये उस समय किसके अंडर में थे? नादिर शाह के। लेकिन नादिर शाह की जब 1747 के अंदर मृत्यु हो जाती है और 1747 के अंदर ही अहमद शाह अब्दाली ईरान का नया शासक बनता है, तो ये जो पंजाब, मुल्तान तथा लाहौर, ये जो 3 क्षेत्र थे, इनको अब्दाली किसका मानता था? अपने क्षेत्र मानता था। इसी कारण सन 1748 के अंदर अब्दाली सर्वप्रथम किसके ऊपर आक्रमण करता है? पंजाब पर आक्रमण करता है तथा पंजाब को जीत लेता है। तथा पंजाब को जीतने के बाद में किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है? लाहौर के ऊपर भी अधिकार कर लेता है। इस कारण भारत की जो उस समय राजनीतिक स्थिति थी, उस राजनीतिक स्थिति में भी अब्दाली ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। तो पूर्ण कारण है वो है मुगल दरबार में गुटबंदी। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, मुगल दरबार में गुटबंदी कैसे आ गई थी? जब तक औरंगजेब का शासन था दिल्ली की गद्दी पर, किसका? औरंगजेब का जब तक शासन था तब तक जो दिल्ली का आसपास का क्षेत्र था या जो मुगलों का जो क्षेत्र था, वो एक ही व्यक्ति के अधीन हुआ करता था। किसके? मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की 1707 के अंदर मृत्यु हो जाती है और उसके जो उत्तरवर्ती राजा थे या उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, वो क्या थे? निर्बल या कमजोर थे। कौन? निर्बल या कमजोर कह सकते हैं। इसी निर्बल या कमजोर के कारण ये जो मुगलों का जो कह सकते हैं जो क्षेत्र था, किसका? मुगलों का जो क्षेत्र था, अब इसके अंदर गुटबंदी हो गई थी और ये जो मुगलों का क्षेत्र था ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। किसके अंदर? 2 भागों में विभाजित। किस किस के अंदर? एक तो थे भारतीय मुसलमान, एक तो भारतीय मुसलमान और दूसरे क्या थे? विदेशी मुसलमान। एक भारतीय मुसलमान तथा दूसरे विदेशी मुसलमान। ये जो भारतीय मुसलमान थे ये तो किसका साथ देना चाहते थे? मराठों का। और जो विदेशी मुसलमान थे, कह सकते हैं जो सुन्नी पक्ष के जो मुसलमान थे, ये किसका साथ देने चाहते थे? अब्दाली का साथ देना चाहते थे। इसी कारण तथा दोनों की जो विदेशी मुसलमान तथा जो भारतीय मुसलमान मराठों के पक्ष में थे और जो विदेशी मुसलमान थे वो किसके पक्ष में थे? अहमद शाह अब्दाली। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात ये थी भी, जब मुगल दरबार में ही गुटबंदी, आपसी जो क्षेत्र थे 2 विभागों में विभाजित हो गए थे, तो जो मुगलों का सम्राट था, उस मुगलों का सम्राट का जो वर्चस्व था वो भी क्या हो गया था? कम हो गया था। और औरंगजेब से पहले ऐसे नहीं हुआ था। तो ये जो विदेशी मुसलमान थे ये अपना प्रभाव जमाना चाहते थे मुगल सम्राट पर, और जो भारतीय मुसलमान थे ये अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। इस कारण जो मुगलों का जो दरबार था वो दरबार 2 भागों में विभाजित हो गया था। 5वां महत्वपूर्ण कारण है पानीपत के युद्ध का, वो है अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना या अब्दाली को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाना। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर आता है, उस समय दक्षिणी भारत या कह सकते हैं भी पूरे भारत के ऊपर जो मराठों की जो विजय पताका थी या विजय पताका का जो झंडा था या विजय का जो झंडा था, वो झंडा पूरे भारत के ऊपर लहराया हुआ था। लेकिन जब मराठों की शक्ति या कह सकते हैं भी दक्षिणी भारत के अंदर जो मराठे थे उनकी मराठों की जो शक्ति सर्वोच्च शिखर पर थी, उस समय भारत के ऊपर ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं थी जो किसके ऊपर आक्रमण कर सके? मराठों के ऊपर आक्रमण कर सके। और ऐसी कोई शक्ति में इतनी कोई ताकत नहीं थी वो किसका दमन कर सके? मराठों का दमन कर सके। तो इसी कारण किसी न किसी 2 ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित दिया भी, आप भारत के ऊपर आओ और आप ही
भारत के ऊपर जब आक्रमण करोगे तो हम आपका साथ देंगे और आपके साथ से जो भारत के ऊपर जो मराठा शक्ति है उस मराठा शक्ति का क्या करेंगे, हम सर्वनाश कर देंगे। तो जिन व्यक्तियों ने अहमद शाह अब्दाली को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, उसके अंदर एक कौन, वसी उल्लाह है, नजीब खां तथा मुगलानी बेगम, ये तीनों ही क्या थे, सुन्नी मुसलमान थे। और अहमद शाह अब्दाली भी क्या था, एक सुन्नी मुसलमान था। अब ये जो वसी उल्लाह है ये एक खत लिखता है किसको, अहमद शाह अब्दाली को, कि भारत के अंदर जो इस्लाम धर्म है, किसके अंदर, भारत के अंदर जो इस्लाम धर्म है, इस इस्लाम धर्म को खतरा है किन से, मराठों से। और आप ही भारत के ऊपर जो इस्लाम धर्म है उसके ऊपर जो धर्म के नाम पर या जो इन मराठों की जो विजय पताका फहराई जा रही है, उस पताका जो फहराई जा रही है उसको सिर्फ आप ही रोक सकते हो। मुगल शासकों की दुर्बलता। अब देखो, जब तक भारत के ऊपर अब्दाली का आक्रमण नहीं हुआ था, किसका, अब्दाली का आक्रमण नहीं हुआ था, तब तक हम कह सकते हैं भी सन 1707 तक मुगलों का जो मुखिया था वो कौन था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। और जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो उत्तरवर्ती जो सम्राट थे मुगलों के, वो क्या थे, दुर्बल थे या कमजोर थे। इसी दुर्बलता या कमजोरता का फायदा उठाया किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। इसी कारण जो मुगलों की जो दशा थी औरंगजेब के बाद में वो अत्यंत शोचनीय हो गई थी, तथा मुगलों का जो दरबार था उस दरबार के अंदर क्या प्रारंभ हो गई थी, गुटबंदियां प्रारंभ हो गई थी। तथा जो मुगलों का एक भारत के ऊपर जो पिछले 200 सालों से एक वर्चस्व चल रहा था, उस वर्चस्व की जो गौरवान्वित जो समय था, वो समय भी अब क्या मिल चुका था, मिट्टी के अंदर मिल चुका था। तथा इसका जो केंद्रीय जो अब शासन था, क्या दिल्ली का जो केंद्रीय शासन था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। किस कारण, यानी जो मुगल शासक थे उसकी दुर्बलताओं के कारण या कमजोरिता के कारण। इस कारण जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, उसके आसपास के क्षेत्र में अनेक ऐसी स्वतंत्र शक्तियां पनप गई थी जो किसको हड़पना चाहती थी, दिल्ली को। और इन्हीं दिल्ली को हड़पने में एक जो महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया था वो किसने, अहमद शाह अब्दाली। तो मुगलों के शासकों की जो दुर्बलता थी वो भी पानीपत के युद्ध में महत्वपूर्ण कारण लेकर आई। पानीपत के युद्ध के परिणाम, यानी जब पानीपत का युद्ध हो गया था, वो पानीपत का युद्ध ऐसा कौन से रिजल्ट लेके आए, ऐसे कौन से परिणाम लेकर आए, जिसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था जनधन की यानी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, किसका, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, इस तृतीय युद्ध में सर्वाधिक जो नुकसान किसको उठाया गया, सर्वाधिक जो नुकसान हुआ किसको हुआ था, मराठों का। क्यों, क्योंकि मराठों के जितने भी शक्तिशाली शासक थे या जो सैनिक थे वो एक ही दिन में काल के ग्रास में चले गए थे। किसके युद्ध के अंदर, पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर। इस कारण यानी मराठों को सबसे ज्यादा जन की हानि उठानी पड़ी, उसके साथ साथ में धन की भी साथ में। क्यों, अपने सैनिकों को भी खोया, तथा कुछ ऐसे सैनिक थे जिसके अंदर घायल हो गए थे, उन घायलों को इलाज के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ी। तो पहली जो महत्वपूर्ण हानि हुई इसके अंदर, और जो महत्वपूर्ण जो शासक थे किसके, मराठों के, वो भी एक ही दिन के अंदर काल के ग्रास में समा गए थे। जिस तरह सदाशिवराव भाऊ, जसवंत, इब्राहिम गारदी, विश्वास राव ऐसे, यानी कह सकते हैं भी वीर योद्धा अहमद शाह अब्दाली और जो सदाशिवराव भाऊ के मध्य जो युद्ध हुआ था पानीपत के, उस युद्ध के अंदर एक ही दिन के अंदर काल के ग्रास में समा गए थे। प्रोफेसर एस आर क्या कहता है, ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके बारे में ये कहता है भी जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर 28,000 मराठे मारे गए, 22,000 मराठे घायल हो गए थे, 5,000 लोग
भगदड़ के अंदर मारे गए थे। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम है वो है मराठों की एकता की समाप्ति। अब देखो पानीपत के युद्ध में जब मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा, किसका? पानीपत के युद्ध, तृतीय युद्ध के अंदर जब मराठों को पराजय का सामना करना पड़ता है, तब जो मराठा संघ की जो एकता थी, क्या जो मराठा संघ की एकता थी, उस संघ की एकता की भी क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो पानीपत का युद्ध था, उस पानीपत के युद्ध ने इतना आघात पहुंचाया मराठों को, या कह सकते हैं भी मराठों का जो पूरे भारत के अंदर वर्चस्व था और उनकी जो एकता थी, वो एकता इस युद्ध के अंदर क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। मराठा शक्ति थी वो भी क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। तथा इस जो कमजोर हुई थी, इसी कमजोरी का फायदा जो अन्य मराठा थे, जो अब तक क्या माने जाते थे? अजेय माने जाते थे, जिसको हमेशा विजयी माना जाता था। लेकिन इसी विजय के कारण जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इस पानीपत के अंदर जो अजेय माने जाने वाले मराठा थे, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इस कारण जो पानीपत का युद्ध था, उस पानीपत के युद्ध ने मराठों की जो एकता थी, उस एकता को भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पानीपत का परिणाम निकल कर आया वो क्या था? मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता चला गया था। कैसे? अब देखो, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती है, तब तक चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं, उसके बाद में अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो या औरंगजेब हो, तब तक का जो मुगल काल था वो कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी का एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे, वो मुगल सम्राट आपस में यानी दुर्बलता के कारण या मुगल दरबार के अंदर जो भारतीय मुसलमान तथा जो विदेशी मुसलमान थे, उनकी जो गुटबंदियां हो गई थी, इन गुटबंदियों के कारण जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इस पानीपत के युद्ध के अंदर जो मुगल साम्राज्य था, इस मुगल साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन हो गया था। क्यों? क्योंकि इस समय जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, उस समय जो मुगल सम्राट शाह आलम था, इन्होंने भी किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? यानी कह सकते हैं भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तथा ये कहने को तो मुगल सम्राट थे, लेकिन ये इधर उधर जो बड़े सम्राट थे, उन बड़े सम्राटों के हाथ की क्या थे? कठपुतली थे। तथा इसी कठपुतली का फायदा उठाया। अगर कठपुतली थे तो जो भी ताकतवर शक्ति आई, उस शक्ति ने क्या है, अंग्रेज यानी जो मुगल थे उनको अपनी हाथों की जो कठपुतली थी उसको बनाया, तथा बना करके उसको जैसा कहा वैसा यानी नचा लिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद में सिर्फ नाम मात्र के मुगल सम्राट रह गए थे और इसी का फायदा इधर मराठा उठाते थे और उधर से अहमद शाह अब्दाली। इसी जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उस पानीपत के युद्ध के बाद में लगभग जो मुगल साम्राज्य थे वो पतन की ओर अग्रसर हो गया था। निकल कर परिणाम निकल कर आया वो है अंग्रेजों के प्रभुत्व में वृद्धि। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजों के प्रभुत्व में या वर्चस्व में कैसे वृद्धि हुई? पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है और इस तृतीय युद्ध के अंदर किसकी पराजय होती है? मराठों की जब पराजय हो जाती है तथा उनकी जो शक्तियां थी वो शक्ति क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अतः अब जो दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था, क्या दक्षिणी भारत का क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई अब शक्ति शेष नहीं बची थी जो किसका सामना कर सके? अंग्रेजों का सामना कर सके दक्षिणी भारत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने में। यानी ऐसी यहां पर कोई ऐसी ताकतवर शक्ति नहीं बच सकी थी जो भारत के अंदर अंग्रेजों का जो प्लासी के युद्ध के बाद में धीरे धीरे जो प्रसार हो रहा था, उस प्रसार को अब रोक सके। तो इसी कारण प्रिय विद्यार्थियों, जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, इस तृतीय पानीपत के युद्ध के अंदर उधर से तो अहमद शाह अब्दाली ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया तथा वापिस कहां चला गया? अफगानिस्तान। इधर जो मराठा थे उसके जो मेन कह सकते हैं जो मुख्य सेनापति थे वो युद्ध में मारे गए। इसी का फायदा उठाया किन्होंने? अंग्रेजों ने। इस कारण जो पानीपत के युद्ध में परिणाम महत्वपूर्ण सामने आया वो क्या था? अब अंग्रेजों का प्रभुत्व भी क्या हो गया था? अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। क्यों? क्योंकि अब वो दक्षिणी भारत के ऊपर भी अपना क्या कर सकते थे? दक्षिणी भारत के ऊपर भी अपना जो आधिपत्य था उसको स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये जो तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था, ये जो भारतवर्ष का जो भाग्य था, क्या जो भारतवर्ष का जो भाग्य था, उस भाग्य का निर्णय कर दिया था। कैसे भी? अब
जो उस समय जो मराठा शक्ति थी, उस समय अंग्रेजों का इतना प्रभुत्व नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत के ऊपर अहमद शाह अब्दाली का पानीपत के युद्ध में आक्रमण होता है और मराठों का पराजय हो जाता है, मराठों की जब पराजय हो जाती है तो पराजयों के बाद में ही जैसे ही भारत की जो पराजय होती है या मराठों की जो पराजय होती है, पराजय होते ही उस जो पराजय था, उस पराजय ने भारत का जो भाग्य था, उस भाग्य का निर्णय कर दिया था भी अब आगे आने वाले समय में ये जो विशाल भारत है या जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाला जो भारत था, उसके भाग्य का निर्माता अब आगे कौन होगा। तो इसी प्रकार इस समय मराठों तथा जो मुसलमान थे, अहमद शाह अब्दाली के जो सुन्नी या शिया मुसलमान थे, उन सब लोग क्या हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे। और इसी शक्तिहीनता ने भारत के ऊपर एक नए कह सकते हैं भी जो विदेशी जाति थी, अंग्रेज आए थे, उन अंग्रेजों का रास्ता क्या कर दिया था, साफ कर दिया था भारत के ऊपर शासन करने के लिए। और इसी कह सकते हैं भी इसी जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, इस युद्ध के बाद में तकरीबन सन 1757 से लेकर 1947 तक भारत के ऊपर किसने शासन किया था, 190 वर्ष या 200 वर्षों तक किसने शासन किया था, अंग्रेजों ने शासन किया था। धन्यवाद।